नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा नवम अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पूर्वोत्तर की कक्षाओं में काव्य खंड के कुछ अध्याय पूर्ण कर लिए हैं, यानी 5 अध्याय हमने पढ़ लिए हैं। अब हम थोड़ा गद्य खंड के पाठों के बारे में भी चर्चा करते हैं। आशा करता हूँ पद्य भाग जिस तरह आपके समझ में आया, गद्य भाग भी अपन उसी रुचि के साथ पढ़ेंगे। आप साथ में नोट्स बनाते रहें और मेरे द्वारा पढ़ाए गए उस पाठ को ढंग से अपनी कॉपी में कार्य करते रहें। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन जिस अध्याय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, उस अध्याय के लेखक हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी अभूतपूर्व योगदान और अमिट छाप छोड़ते हैं। एक ऐसे कथाकार, एक कथा सम्राट जिसे कहा गया है हिंदी साहित्य में कि उनके जैसा कथाकार हिंदी साहित्य में कोई और नहीं हुआ। ऐसे ही कथाकारों की श्रेणी में हमारे हिंदी साहित्य के कथा सम्राट, जहां से एक नए युग का प्रारंभ हुआ, वो हैं मुंशी प्रेमचंद। हाँ विद्यार्थियों, मुंशी प्रेमचंद, जो कि हिंदी साहित्य में गद्य काल के कवि भी रहे, लेखक भी रहे। इन्होंने अपनी साहित्य यात्रा को कहानियों से शुरू किया, इसीलिए तो इनको कहा गया है कथा सम्राट। तो आइए पहले अपन इनके साहित्यिक परिचय के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसे महान कथा सम्राट का जन्म 1880 ईस्वी बनारस में हुआ था। बनारस में इनका जन्म और मृत्यु 1939 ईस्वी में हुई। मूल नाम ध्यान रखना, इनका मूल नाम तो क्या था? धनपत राय। ठीक है ना, धनपत राय इनका मूल नाम था। पिता मुंशी अजैब राय लाल, माता आनंदी देवी, और इनका जो पुत्र हुआ अमृत रॉय, वह भी एक कहानीकार ही था। प्यारे विद्यार्थियों, इनके उपनाम के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो इन्हें गद्य काल का कवि और लेखक कहा जाता है। नवाब राय नाम से भी पुकारा जाता है, और इस नवाब राय नाम से उन्होंने उर्दू में कहानियां लिखी हैं। आगे आएगा भी देखना। भारत का गौरगी इसे कहा गया है। और जो प्रेमचंद नाम इनको मिला, क्योंकि मूल नाम तो धनपत रॉय था, जो प्रेमचंद नाम इनको मिला है वो नाम मिला है दया नारायण निगम ने ये नाम उनको दिया। इनको और अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कलम का सिपाही, जो इनके ही पुत्र अमृत रॉय ने दिया। मदन गोपाल जी ने कहा कि ये तो कलम का जादूगर है। कलम का जादूगर का तात्पर्य है लिखनी शैली में सम्राट, लिखने में अद्वितीयता हासिल करना, कौशल उनका बहुत अभूतपूर्व कौशल था। किनका? मुंशी प्रेमचंद का। सर्वप्रथम आपने नवाब राय के नाम से, किस नाम से बच्चों? नवाब राय के नाम से उर्दू में कविता लिखी, और उर्दू में कविता लिखकर उन्होंने सबसे पहले सोजे वतन, बहुत महत्वपूर्ण, अंडरलाइन कर लेना आप, सोजे वतन नोट डाउन भी करना, लिख भी लेना। सोजे वतन उनका एकमात्र ऐसा कहानी संग्रह है जो 1907 में प्रकाशित हुआ, और जिनको अंग्रेजी सरकार ने प्रकाशित होने से पहले ही जब्त कर लिया। क्यों था? क्योंकि सोजे वतन में राष्ट्र का दर्द, राष्ट्र का विलाप की आवाज थी, और राष्ट्र के विलाप और राष्ट्र के दर्द की आवाज लोगों के जीवन में एक क्रांति ला देती थी। ये बात जब अंग्रेजी शासन को मालूम चली तो इन्होंने पहले ही मुंशी प्रेमचंद का यह कहानी संग्रह जब्त कर लिया। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे महान कथा सम्राट के जीवन का जो कहानियों का विकास था, उन कहानियों के विकास को प्रमुख 3 सोपानों में विभक्त किया है।
ये 3 सोपान जो है ना, इन 3 सोपानों में मुंशी प्रेमचंद जी ने किस किस आधार पर कहानियां लिखी जो समाज के लिए एक अद्वितीय उदाहरण थी। तो आइए अपन चर्चा करते हैं कि उन कहानियों के प्रारंभिक सोपान कौन कौन से हैं जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य को एक अमूल्य निधि दी। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानियों को 3 सोपान में विभक्त किया गया है। पहला सोपान था प्रारंभिक कहानियों का, जिसे नाम दिया गया था आदर्शवाद, यानी आदर्शवाद को केंद्र बिंदु मानकर समाज में जो कहानियां लिखी गई वो आदर्शवाद के अंतर्गत आती हैं। 1915 से 1920 तक इन्होंने प्रारंभिक कहानियां लिखी जो पंच परमेश्वर, सुजान भगत, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा तो आपने बहुत पढ़ा होगा, और सौत, ये प्रारंभिक कहानियां थी, प्रारंभिक सोपान जो आदर्शवाद को प्रकट करती थी। द्वितीय सोपान की अगर बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो द्वितीय सोपान में 1920 से लेकर 1930 तक इन्होंने कहानियां लिखी और उन कहानियों का प्रमुख विषय क्या था? आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, यानी आदर्श से उन्मुख, आदर्श की ओर बढ़ता हुआ वास्तविक। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, अभी वर्तमान काल में। तो आदर्शोन्मुख हमारा समाज इस समय यथार्थवाद में जीवन जी रहा है और ऐसी यथार्थवाद की कहानियों में उन्होंने लिखी है कजाकी, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, ठीक है, शांति पंडित मोहन शास्त्री, ये इन्होंने क्या लिखी हैं कहानियां जो इनके दूसरे सोपान के अंतर्गत आती हैं। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, प्रेमचंद जी ने, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में कुछ पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। उनमें जागरण, मर्यादा, माधुरी और हंस इन पत्रिकाओं का संपादन किया था और ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, इसे आप जरूर लिखें, नोट डाउन करें कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। इस काल के अंतर्गत इन्होंने जो कहानी संग्रह लिखे और अपनी जो कहानी भी है ना, वो कहानी यहाँ पर मानसरोवर के 8 खंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी भी कहानियां लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद की, वो कहानियां मानसरोवर के 8 खंडों में, ध्यान करें, इसे लिख भी लें, मानसरोवर के 8 खंडों में ये कहानियां विभक्त हैं। और उसमें कौन कौन सी कहानियां हैं, बात करते हैं। पहली गुप्तधन, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, बड़े साहब, भाई साहब, सुजान भगत, कजाकी, बाका गुमान, नमक का दरोगा, दिल की रानी, दफ्तर, बूढ़ी काकी, सारंधा, मुक्ति मार्ग, अग्नि समाधि, प्रेरणा, सदगति, गुल्ली डंडा, पंच परमेश्वर और ईदगाह और ठाकुर का कुहा। प्यारे विद्यार्थियों, इनका जो तीसरा सोपान, 2 सोपान तो हमने पढ़ लिया, आदर्शवाद और आदर्शोन्मुखवाद, अब जो तीसरा सोपान है वो समाज की कुरीतियों पर व्यंग करता है, जैसे पूस की रात, कफन, नशा और मिस पद्मा, ये तीसरे सोपान के अंतर्गत आती हैं। और इनकी अंतिम कहानी थी कफन, शतरंज के खिलाड़ी और अन्य काव्य संग्रह में सप्तसरोज, नवनिधि और प्रेम पूर्णिमा शामिल हैं। प्यारे बच्चों, न केवल वो कहानीकार थे, बल्कि जब इन्हें कथा सम्राट की संज्ञा दी गई तो कथा सम्राट में कहानियाँ, उपन्यास, नाटक और अन्य काव्य संग्रह आते हैं। तो अब उन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे, उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने उपन्यास लिखे थे निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान। इनका बहुत प्रसिद्ध रहा है, ये जो गबन और गोदान बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। कायाकल्प, प्रतिज्ञा, रूठी रानी, मंगलसूत्र उनका एक ऐसा उपन्यास है जो अपूर्ण उपन्यास की श्रेणी में आता है, अधूरा ही है। फिर इन्होंने कुछ नाटक लिखे। नाटकों में उन्होंने क्या क्या लिखे प्यारे विद्यार्थियों? संग्राम, करबला और प्रेम की विधि। उनका प्रथम कहानी संग्रह था सप्तसरोज जो 1917 में प्रकाशित हुआ।
और उसमें 7 कहानियां संग्रहित की गई थी, जो बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, साउंत, उपदेश, सज्जनता का दंड, परीक्षा, पंच परमेश्वर। ठीक है। फिर इन्होंने कुछ जीवनियां लिखी किसी विशिष्ट विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। महात्मा शेख सादी, रामचर्चा, दुर्गादास लेख लिखे, स्वराज्य के फायदे, कुछ विचार, बाल साहित्य लिखा, जंगल की कहानियां और कुत्ते की कहानियां। तो ये था इनका साहित्यिक परिचय। प्यारे विद्यार्थियों, साहित्यिक परिचय के अंतर्गत वो सारी बातें आती हैं कि इन्होंने कौन कौन सी कहानियां, काव्य संग्रह, उपन्यास, नाटक लिखे, वो सारी चीज़ें हमें बतानी होती हैं। तो आपकी परीक्षा में जब साहित्यिक परिचय से संबंधित कोई प्रश्न आए तो आपको इस तरीके से उत्तर लिखना है। अब अपन पढ़ते हैं हमारे पाठ्य पुस्तक इस क्षितिज के अंतर्गत जो इनका एक पाठ है, 2 बैलों की कथा। तो आइए पढ़ते हैं 2 बैलों की कथा। प्यारे विद्यार्थियों, अपने संकलित पाठ 2 बैलों की कथा में मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही आदर्शवाद को व्यक्त किया है। पाठ परिचय हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए एक बार इसको अवश्य पढ़ना है। 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध भाव को जगाया है। और बिल्कुल सही है, कृषक समाज यानी कृषक यानी किसान और पशुओं के बीच क्या संबंध हो सकते हैं, क्योंकि तभी इनके बीच में किस प्रकार के संबंध होने चाहिए जिससे कि एक मानवीय संभावना और पशु प्रेम के प्रति भाव बढ़े। और इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता सहज से नहीं मिलती, यानी आसानी से नहीं मिलती। किसी भी स्वतंत्रता को पाने के लिए आपको बार बार संघर्ष करना पड़ता है, यानी आपको बार बार क्या करना पड़ता है बच्चों? संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष से क्या होता है? आपको स्वतंत्रता मिलती है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कहानी है वो मूल रूप से आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई कहानी है कि आज़ादी के पाने के लिए मनुष्य किस प्रकार संघर्ष करता है और मोटे संघर्ष और बड़े संघर्ष के बाद उसे क्या आज़ादी का एक फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी किया है। तो आइए अपन पढ़ते हैं मूल पाठ 2 बैलों की कथा। प्यारे विद्यार्थियों, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित इस कहानी 2 बैलों की कथा में एक ऐसे ग्रामीण परिक्षेत्र का वर्णन किया गया है जहां न केवल मानव और पशुओं के बीच प्रेम भाव को व्यक्त किया गया, बल्कि अन्याय के विरुद्ध, प्रतंत्रता के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए भी कहा गया है कि कभी भी मनुष्य को अन्याय सहन नहीं करना है। इस कहानी के 2 ऐसे प्रमुख पात्र हैं वो बैल, जो मनुष्य को एक नई सीख देते हैं, जो मनुष्य को एक नया संदेश देते हैं। एक नई सीख और एक नया संदेश देकर वो ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में आने वाली समस्त कठिनाइयों और समस्याओं का सामना कर और बिना अन्याय सहे उसे आगे बढ़ना चाहिए। अन्याय करने वाले से भी सबसे बड़ा अन्याय वह है जो व्यक्ति उस अन्याय को झेलता है, उसके विरुद्ध किसी प्रकार की आवाज नहीं उठाता। बैल बहुत सीधा साधा होता है, लेकिन फिर भी उसके प्रति कौन कौन से ऐसे विचार मन में लाए जाते हैं जो उसकी छवि के बारे में गलत है। तो आइए पढ़ते हैं ऐसे ही 2 मित्र, हीरा और मोती, और हीरा और मोती के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी अबोध बालिका जो बिना माता पिता के किस तरीके से जीवन यापन करती है और कहाँ रहती हैं। आइए पढ़ते हैं 2 बैलों की कथा। प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी के अगर पात्रों की चर्चा करें अपन, तो इस कहानी के मुख्य पात्रों के रूप में सबसे पहले तो 2 पात्र हैं।
एक है हीरा और मोती, जिस दो बैल हैं, ये दोनों तो कौन है, बैल। और एक जो जूरी, गया, ठीक है, ये इनको बैल के मालिक हैं, यानी जूरी व गया, ये दो बैल, दो क्या हैं, बैलों के मालिक हैं। तो आइए पढ़ते हैं अपन दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। गधा बुद्धिहीन, मूर्ख ही तो है, कितना भी नहा लो आके कहाँ लौटेगा, धूल मिट्टी है यार, गंदगी में। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ, मतलब एक दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, तो उसे अपन एक ही कहेंगे, ये तो गधा है, गधा। बेवकूफ की जगह अपन क्या कहेंगे उसको, गधा, कि ये तो गधा है, गधा, इसे क्या बात करनी। गधा सचमुच बेवकूफ है। क्यों क्यों कहते हैं उसको बेवकूफ? क्योंकि वो उसका स्वभाव, या तो उसका सीधापन या उसका निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दिला दी हो। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय को अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती। बिल्कुल नहीं, अभी गाय ब्याई हो, बछड़ा लाई हो, तो आप उसके पास जाके देखो, आने भी नहीं देती। व्यवहार उसका बिल्कुल अलग होता है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और नहीं देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे कैसी ही खराब या सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया दिखाई नहीं देगी। यानी वह गधा हर समस्या, हर पीड़ा को सहन कर लेता है, और उससे जितना काम करवाया जाए उतना वो काम कर भी देता है। हाँ, वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप में छाया रहता है। विषाद यानी दुख है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों और मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ क्यों कहता है पता नहीं। वह आपके हर भाव को झेलता है, समझता है, कभी आपके विरुद्ध विरोध नहीं करता, आपके ऊपर कभी भी मुंह नहीं उठाता, फिर भी उसे लोग मूर्ख ही कहते हैं, बेवकूफ ही समझते हैं। आगे, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा भाई। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखना, बात लेखक ने बहुत अच्छी कही है। सीधापन, सीधा साधा भोलापन संसार के लिए नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। उस समय की बात है, ये उस समय लिखा गया भाई, लिखी गई कहानी है। जब गांधी जी अफ्रीका में गए थे, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे बुरे समय के लिए, कुसमय का मतलब होता है बुरा समय, कुसमय का मतलब क्या होता है बच्चों, बुरा समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते ना, तो शायद कोई लोग भारतीयों के तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाते विद्यार्थियों। यानी हमें अपने अन्याय के विरुद्ध आवाज जरूर उठानी चाहिए। लेखक ने ठीक ही कहा है प्यारे विद्यार्थियों। अगर मनुष्य अपने अधिकारों की आवाज नहीं उठाएगा तो लोग उसे मूर्ख ही कहेंगे। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे सारे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया भाई, है? लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। वह क्या है? बैल। आ गया अपना, गधे का ही बता दिया ना, बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। यानी बछिया के ताऊ के बारे में भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, पर कोई
पर और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। यानी गधा जितना बेवकूफ है ना, उन बेवकूफों में बैल इतना बेवकूफ नहीं है, थोड़ा सा कम है। अब आगे लेखक उन दो बैलों के बारे में चर्चा कर रहा है जो इस पाठ के प्रमुख पात्र रूप में बताए गए हैं। जूरी काची के दो बैलों के नाम थे हीरा और मोती। यानी सबसे पहले ये बैल किसके पास थे? जूरी के पास। ध्यान रखना, दोनों पछाई जाति के, यानी उनकी नस्ल है पछाई जाति के थे। दिखने में सुंदर, काम में चौकस, डील यानी शरीर में बड़े ऊंचे थे, बलिष्ठ थे। कुछ दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। किन दोनों में? हीरा और मोती में। दोनों आमने सामने या आसपास बैठ जाते हैं। बैठे हुए एक दूसरे को मूक भाषा में, यानी बिल्कुल बिना बोले वह अपने विचारों का विनिमय करते। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें एक ऐसी गुप्त शक्ति रही होगी। गुप्त शक्ति मतलब उनके मन में एक दूसरे की बात को समझने की कोई ऐसी शक्ति रही होगी। जो जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी क्या है? वंचित है। उसको भी ये बात ज्ञात नहीं है, जो ये शक्ति नहीं है कि जो मूक भाषा से किसी मन की अंतर्मन की बात को समझ ले। ये बात केवल और केवल कौन समझ सकते हैं? पशु। ठीक है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला दिया करते हैं। विग्रह के नाते से नहीं, बस विनोद यानी मजाक, मनोरंजन के लिए एक दूसरे से सींग मिला देते हैं। आत्मीयता के भाव से जैसे दोनों में घनिष्ठता होते हुए भी ढोल धप्पा होने लगता है, एक दूसरे को खुरेदने लगते हैं। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी और कुछ हल्की सी लगती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी से जोत दिए जाते हैं तो गर्दन हिला हिला कर चलते हैं, बड़ी उत्साह और उमंग के साथ चलते हैं बच्चों। ठीक है। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती है कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर और संध्या को दोनों खुलते और एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद यानी जहां पर उनको भोजन दिया जाता है में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों हाथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था। तो ये ऐसा संयोग, ऐसा स्नेह, ऐसा भाव उन दोनों बैलों के मध्य था, जो दोनों बैल कहाँ के थे? जूरी के थे। तो जूरी के बैल अपने आप में काम करने में आगे, और काम करने के साथ साथ क्या होता है? एक दूसरे की थकान मिटाने और प्रेम और स्नेह की बात को भी वो व्यक्त करते हैं। आगे पढ़ते हैं। संयोग की बात है, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया, यानी उनका स्थान परिवर्तन हो गया। अपना यों बेचा जाना, किनको? बैलों को। अपना यों बच्चा जाना बैलों को थोड़ा क्या लगा? अटपटा सा लगा, अनजान सा लगा। उनके आत्मविश्वास को, यानी बैलों के आत्मविश्वास को थोड़ी ठेस पहुंची कि क्या हुआ, हमें यहाँ से क्यों भेजा जा रहा है। यानी उन अपने आप को यों बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। पर जूरी के साले गया, यानी जूरी के बैल अब किसके पास गए? गया के पास। कौन लेके गया? गया लेके गया। घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आ गया मतलब उनको खदेड़ते खदेड़ते, किसको? पकड़ते पकड़ते, किसको? उन दोनों बैलों को। बैल भागना नहीं चाहते, क्योंकि जूरी जिस तरीके से उन्हें अपने घर पे रखता था, जिस प्रकार से उनकी देखभाल करता था, जिस प्रकार से उनसे वो काम करवाता था, तो उनको काम करने में भी मजा आता था, और जब उसकी देखभाल होती थी तो उनका स्वामित्व भी वो बताते थे। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगैया पकड़कर आगे से खींचता। पगैया का मतलब होता है जो उनके गले में रस्सी बांधी होती है, वो आगे खींचता है तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते हैं। मारता है तो दोनों सींग नीचे करने लगते हैं और हुंकारते हैं, यानी सींग करने लगते हैं और हुंकारते हैं। यानी वो बहुत अपना क्रोध प्रकट करते हैं कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हमें क्यों ले जाया जा रहा है। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते
तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी बहुत सेवा करने में की है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर इतनी मेहनत से काम कर न चलता तो हम और मेहनत कर लेते। हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल करते हैं। क्योंकि झुर्री ने बहुत देखभाल से रखा था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने तो जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? बताओ, अगर हम में कोई वाणी होती, अगर हम बोल सकते होते तो हम ये अवश्य बताते। तो इस प्रकार झुर्री अपने बैलों को साले के पास भेजता है और बैल वहां जाना नहीं चाहते थे। उन्हें मालूम था कि जो उन्हें ले जा रहा है उसका स्वभाव कैसा है, क्योंकि पशुओं में एक बहुत बड़ा ज्ञान होता है कि वो भाप लेते हैं कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। तो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगले बात के लिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जहां हीरा और मोती आपस में किस प्रकार की अटखेलियां करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।